लास्ट हमने कहाँ तक किया था? सर मॉलिक्यूलर मास। सर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास। आज हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन पढ़नी है, दैट इज मोल। मोल की डेफिनेशन पढ़नी है आज हमें। मोल क्या चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली मोल के बारे में पढ़ेंगे। मोल आज के ऐसा है जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करा, जिसने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की? एनीबडी? गीता कौशिक, ओ, आपकी फर्स्ट क्लास है ये? तो फर्स्ट, ठीक है। तो जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास है ना, तो वो क्या करना, ये वाला लेक्चर खत्म होते ही, ये लेक्चर शायद उन्हें थोड़ा सा कम समझ आए, थोड़ा सा कम समझ आए, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि आज कुछ नए नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। नहीं तो मैं पहले इनको बता देता कि वो फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर रखी है, और उसका मैंने लिंक भी ग्रुप में डाला था, ठीक है। उसका लिंक भी मैंने ग्रुप में डाला था। तो अगर लिंक नहीं भी मिले तो तुम सिंपली रेजो मथुरा केमिस्ट्री के नाम से चैनल होगा यूट्यूब पे, रेजो मथुरा केमिस्ट्री, ठीक है। रेजो मथुरा केमिस्ट्री के नाम से यूट्यूब पे चैनल होगा, वहां पे जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। वो उसमें इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का अलग से एक सेक्शन होगा, तो वहां पे फर्स्ट लेक्चर जो होगा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का, वो लेक्चर सब जाके दे सकते हो। बेसिकली हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बेसिक्स है इसमें सब, केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक्स यूज होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो वो सब है, ठीक है। तो वो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना, तब तुम्हें ये लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लेना, फिर दोबारा ये लेक्चर फिर से देखना, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। मैं पहले एडवाइस कर दूं, क्योंकि हो सकता है इसमें तुम्हें कोई कोई चीज समझ में ना आए, तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर जरूर एक बार अच्छे से देख लेना पहले, ठीक है। तो लिंक भी मैं भेज दूंगा एक बार फिर से ग्रुप में, ठीक है। तो वहां से जाके एक बार देख लेना। ओके, स्टार्ट करें भाई, चलो। मोल, मोल की डेफिनेशन आई थिंक थोड़ी सी तुमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ी हो, पर चलो मैं बता देता हूँ Yes. मोल है क्या, ठीक है। तो मोल बेसिकली क्या है, एक तरीके से तुम मान लो यूनिट है। पहली बात तो ये भी एक यूनिट है, ठीक है। ये भी एक यूनिट है क्वांटिटी, क्वांटिटी को बताने के लिए, ठीक है। एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की क्वांटिटी को बताने के लिए ये भी एक तरीके का यूनिट है। अब ठीक है, अब ये यूनिट है तो इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन तो होगी, क्योंकि हर एक यूनिट की कोई ना कोई डेफिनेशन होती है। तो ये भी इसका सिंपल सा मतलब मैं तुम्हें बता दूं, अगर इन शॉर्ट पहले सिंपली बता देता हूँ, फिर इसकी थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन बताता हूँ। तो सिंपल इसका जो मतलब है कि 1 मोल का मतलब सिंपल सा समझ लो तुम, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एंटिटीज। एंटिटीज समझ लो, एंटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, कोई आयन हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन, इट कैन बी एनीथिंग। बट 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू दिस मच एंटिटीज या दिस मच पार्टिकल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इन जनरल अगर मैं बोलूं, जैसे तुम्हें पता है ना 1 डजन का क्या मतलब होता है, 1 डजन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, 12। जैसे हम 1 डजन का 12। चीज लेते हैं तो हमें 12 चीज मिल 12। जाती है, 12 मिल जाती है। वैसे 1 मोल का सिंपल सा मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल, मेरे पास 1 मोल, मान लो 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल ऑफ, या 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स है, जस्ट सपोजिंगली मेरे पास 1 मोल आयरन एटम्स है, तो मेरे पास कितने एटम्स है, मेरे पास 6.023 इंटू 23 एटम्स है, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे मान लो मेरे पास 1 मोल पेन्स है, ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के जरिए। तो मेरे पास कितने पेन्स है, 6.023 इंटू 10⁻23 पेन्स। गॉट इट? इतना समझ के बात को। Yes, sir. और 6.023 इंटू 10⁻23 को एक शॉर्ट में एक वर्ड के साथ डिनोट करते हैं, विच इज एन ए। ये ए यहाँ पे क्या डिनोट करता है, एवोगैड्रोस, मतलब एन, पूरे एन ए का यहाँ पे क्या मतलब है, एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने इसको चीज को डेवलप किया था, डिस्कवर किया था, उसका नाम एवोगैड्रो था। तो इस नंबर को एन ए से डिनोट कर देते हैं। तो एन ए का मतलब भी यही है, 6.023 इंटू 10⁻23 6.023 इंटू 10⁻23। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा। अभी एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं चीजों को और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, अब एक्चुअल डेफिनेशन लिखते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है,
एक्चुअल डेफिनेशन है भाई, इट इज अ नंबर, it is a number which is exactly which is exactly equal to which is exactly equal to number of atoms, number of atoms present in present in 12 gram of 12 gram of carbon C12 isotope, 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12। तो एक्चुअल जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये की है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, C12 C14। आइसोटोप का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, विच आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो स्टैंडर्ड के लिए हम हमेशा C12 वाला यूज करते हैं। तो जितने 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में एटम्स होंगे, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे या जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे, दैट इज 1 मोल। So mole is a number. Mole is just a number which is exactly equal to the number of atoms present in 12 gram of C12. And later on जब find out किया गया कि 12 ग्राम of C12 आइसोटोप में कितने एटम्स हैं, that comes out to be कितना आया 6.023 into 10 is power 23 atoms. तो simply यहाँ पे अब तुम लिखोगे 1 mole is nothing but 1 mole is nothing but 6.023 into 10 is power 23 entities। तो ये मतलब है सिंपल सा 1 मोल। और 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में इतने ही एटम्स एंटिटीज मिली थी, इसलिए इसी को हमने क्या बोल दिया 1 मोल बोल दिया। इसी को हमने क्या बोल दिया भाई 1 मोल बोल दिया। क्लियर है, समझ में आई ये चीज? बोलो भाई सब। यस सर। ठीक है, तो इसको ना एक बार इस तरीके से भी निकालते हैं, इस तरीके से भी निकालते हैं। देखो मैं इस तरह से बोल सकता हूं, एक कार्बन के एक एटम का मास कितना है? कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम नहीं बोल 12 U 12 U सर 12 U या 12 यू या 12 AMU। AMU को कई बार यू भी बोल देते हैं, सिर्फ AMU को सिर्फ यू भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कल ही हमने किया था ना, कार्बन के एक एटम का मास तो 12 ग्राम कैसे हो जाएगा? एक एटम का मास 12 ग्राम बहुत बिग नंबर है, एक एटम का मास 12 ग्राम थोड़ी हो सकता है। तो कार्बन के कल हमने एटॉमिक मास किया था ना, एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का मास है, और वो कार्बन का कितना होगा 12 AMU। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 12 AMU अगर मास हो कार्बन का, 12 AMU अगर मास हो C12 का, तो उसमें कितने एटम्स होंगे? एक एटम ऑफ कार्बन होगा। कितने एटम्स होंगे? एक एटम होगा कार्बन। ठीक है, अच्छा AMU को अगर ग्राम में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 करना पड़ेगा। तो ये ग्राम में आ गया। तो 12 ग्राम 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ऑफ C12 में कितने एटम कार्बन के? एक एटम कार्बन का। ठीक है, तो अगर मेरे को इतने 1 पॉइंट 1 पॉइंट सर हाँ क्या हुआ? 67 into 10 की पावर 24 सर क्यों लिखा है सर? ये 24 क्यों लिखा है? AMU की वैल्यू पुट ऑन की है मैंने। AMU की वैल्यू एग्जैक्ट इतनी होती है? या कल लास्ट क्लास में किया था ना, AMU की वैल्यू यही तो होती है। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? AMU की वैल्यू पुट कर दी, तो ये AMU की वैल्यू ग्राम में यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है, तब मेरे को इतने मास में पता है, इतने ग्राम में पता है कि एक एटम है कार्बन का। तो अगर मैं 12 1 ग्राम में निकालूं तो कितना आएगा? 1 ग्राम में अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ सिंपली, इतने एटम आ जाएंगे कार्बन के। और अगर मैं 12 ग्राम में निकालना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू फाइंड इट इन 12 ग्राम, तो वो कितना आ जाएगा? 1/12 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 12। तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो ये सिंपली यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ C12 यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा? 1/12
1.67 into 10⁻⁻24 atoms of carbon, atoms of carbon। और अगर इसकी तुम वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक है, अगर तुम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वो ये वैल्यू इसी के इक्वल आएगी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो ध्यान से देखो, यहां से भी प्रूव हो रहा है कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में कितने एटम्स हैं कार्बन के, 6.023 इंटू 10⁻20, क्योंकि 12 AMU में एक एटम था, फिर इतने ग्राम में एक एटम, फिर 1 ग्राम में निकाल लिया हमने, फिर 12 ग्राम में निकाल लिए, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया, वहां से हमें पता चल गया 12 ग्राम ऑफ C12 में कितने एटम्स है ये। तो यही तो इसकी डेफिनेशन थी। तो वहां से हमने क्या किया, 1 मोल को किसके इक्वल कर दिया, 6.023 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, और एक चीज यहाँ से एक और चीज कंफर्म हो रही है, ध्यान से देखो, यहाँ से एक और चीज कंफर्म हो रही है। क्या चीज कंफर्म हो रही है कि 1 AMU जो है, 1 AMU को 1 Na के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज गोइंग टू बी 1 ग्राम। 1 AMU को अगर 1 Na के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज गोइंग टू 1 ग्राम, क्योंकि देखो 1/this इसके इक्वल आ गया, तो मतलब ये इसी का रिवर्स है ना। 1 ये AMU है, दिस इज AMU, 1/AMU किसके इक्वल आ गया, Na के इक्वल आया ना, 1/AMU Na के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 1 AMU अगर Na के इक्वल है तो ये एक दूसरे के मतलब रिवर्स है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 के इक्वल आ जाएगा अल्टीमेटली। अल्टीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब तुम ऐसा करो, 1 AMU की वैल्यू अगर पुट करते हो तो कितनी आएगी, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और 1 Na को रिवर्स में लिख सकते हो ना इस तरह से, क्योंकि ये उसी का रिवर्स है। 6.023 को रिवर्स में इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 1 ग्राम बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, 1 AMU Na, दोनों कट सके, अगर दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आई ये चीज, बोलो। यस सर। यस यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको, कोई डाउट, एनीबॉडी? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो ठीक है, फिर यहाँ तक राइट डाउन करो, राइट डाउन कर लो यहाँ तक। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे Na सोडियम है। आपने लेक्चर लेट ज्वाइन किया है क्या? सर 5 to 10 minutes। हाँ, Na is not a sodium here, Na is Na की वैल्यू यही हो, Na का मतलब ये है 6.023 इंटू 10⁻23 को Na भी बोल देते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 को Na भी बोल देते हैं, और Na को हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। बट दिस नंबर इज आल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट था जिसने ये फाइंड आउट किया था, उसके नाम से इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में Na भी लिख देते हैं। ये Na कुछ नहीं है, 6.023 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, समझ गए आप? यस सर। ओके, ठीक है, राइट डाउन कर लो इतना। ठीक है, आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। इसमें हमने जो एवोगैड्रो नंबर है उसको 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 कैसे लिखा? वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इतनी आएगी, 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 को सॉल्व करोगे तो इतनी आएगी वैल्यू। ठीक है, सर इसका रेसिप्रोकल 12 ग्राम के इक्वल होगा। किसका रेसिप्रोकल बोल रहे हो? सर 12 ग्राम जो है सर वो 1/AMU के इक्वल है।
12 ग्राम 1/AMU के इक्वल है, हाँ उतने एटम्स के इक्वल। 12 ग्राम ऑफ C12 1/AMU एटम्स के इक्वल है, या उसी का रेसिप्रोकल है, वही चीज बोल रहा हूँ। इसको ऐसे तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हें ऐसे 1/1.67 इंटू 10⁻24, ये 10⁻24 ऊपर चला जाएगा ना। फिर इसको ऐसे लिख लो 10/10⁻23/1.67, इसको सॉल्व करोगे तो वही चीज आ जाएगी। समझ में आई चीज? इट इज जस्ट अ पीस ऑफ Yes. कैलकुलेशन। आगे बढ़े, ठीक है चलो। 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा लिखना है अभी, चलो लिख लो। सर ये आपने सर ऊपर वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन फॉर्म करी थी 1 AMU इंटू 1 Na इक्वल्स टू 1 ग्राम। नहीं, इन जनरल बोला मैंने। ओके सर। तुम्हें बस ये चीज याद रखनी है कि सर 1 मोल इक्वल्स टू दिस मच पार्टिकल्स। ओके ओके चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन करनी है हमें ग्राम एटॉमिक मास, एंड देन फिर इसको लिंक करना है हमें ग्राम एटॉमिक मास, फिर देन इसको लिंक करेंगे मोल के साथ। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या है भाई? सिंपल से अगर इसको मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो सिंपली तुम इसको बोल सकते हो मास ऑफ 1 मोल atoms, mass of 1 mole atoms expressed in gram, mass of 1 mole atoms expressed in gram। सिंपल सी चीज है, देखो बहुत ही सिंपल चीज है। ग्राम एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स है, इतना समझ लो। ग्राम एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है, मास ऑफ 1 मोल एटम है। ठीक है, तो जैसे सिंपली अभी हमने किया, अगर मैं तुमसे पूछूं मास ऑफ 1 मोल atoms of carbon, mass of 1 mole atoms of carbon, तो अभी हमने किया ना, कितना आएगा ये? 12 ग्राम। 1 मोल एटम्स का मास कितना था? 12 ग्राम ही था ना, क्योंकि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स थे? 1 मोल एटम्स थे, मतलब 6.023 10⁻23 एटम्स थे। 1 मोल लिख रहा हूँ मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ? 6.023 10⁻23 लिख रहा हूँ। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितना था? 12 ग्राम था। तो ये 12 ग्राम क्या है बेसिकली? दिस 12 ग्राम इज नथिंग बट ग्राम एटॉमिक मास, दिस नथिंग बट ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो मतलब किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का जो मास होगा दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे नाम से क्लियर है, ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं इसको। ठीक है, दूसरी चीज और इसका एक सिंपल सा मैं तुम्हें बता दूं, अगर देखो अब एटॉमिक मास क्या था, अगर मैं RAM के आगे, रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे AMU लगा दूं तो वो क्या था? एटॉमिक मास था। ऐसे ही ग्राम एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे क्या लगा दो? ग्राम लगा दो। रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे लगा दो ग्राम लगा दो। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सी चीज ये याद रखो, ग्राम एटॉमिक मास नथिंग बट रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दो, वो क्या बन जाएगा? ग्राम एटॉमिक। रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे AMU लगाओगे तो वो एटॉमिक मास होगा, बट ग्राम लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। एंड व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स, इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, और अभी समझ में आएगा, और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ मेरे को ग्राम एटॉमिक मास ऑफ
मैग्नीशियम कितना होगा, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा। तो सिंपली बताने के लिए क्या करो, आरएम की वैल्यू कितनी होती है 24, आरएम मतलब मास नंबर, कितनी होती है 24, उसके आगे क्या लगा दोगे ग्राम, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा 24 ग्राम। अब दूसरा क्वेश्चन कोई तुमसे पूछे, दूसरी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ 1 मोल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का वेट कितना होगा या मास कितना होगा, 1 मोल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना होगा, वेट कितना होगा, तो क्या बोलोगे तब भी क्या बोलोगे 24 24 ग्राम। ग्राम, बस ये, या वेरी गुड 24 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल, सॉरी मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, वो भी कितना होगा 24। बस इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना, दिस इज द थिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुमसे मैं पूछूं बताओ भाई मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ, बताओ आर्गन कितना होगा, आर्गन, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ आर्गन कितना होगा 40 ग्राम। 40 ग्राम सर। या 40 ग्राम। हाँ याद किए 1 to 30 तक, मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में बोला था 1 to 30 तक याद करने। यस सर। ठीक है, ओके ओके, बढ़िया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 40 ग्राम, समझ गए। तो ये ग्राम एटॉमिक मास है सिंपली, ठीक है। तो इसको इस तरह से एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ज्यादा तुम्हें क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं मान लो एटॉमिक मास, यहाँ पे ले रहा हूँ ग्राम एटॉमिक मास। तो लिथियम है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है। तो लिथियम का तो पता ही होगा सबको 7 AMU और यहाँ पे 7 ग्राम। बताओ भाई आयरन का कितना, 63.5। 63.5 या नहीं 56, आयरन का है 56, 56। ये कितना हो जाएगा 56 ग्राम। कॉपर का कितना 63.5। या 63.5, 63.5। ये AM में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा। और AG का कितना होता है 108 होता है। और हालांकि मैंने इसको याद करने के लिए नहीं बोला था, बट इसको याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको याद रख लेना AG को 108 ग्राम, ठीक है। समझ गए बात को भी, Yes, sir. यस सर। ओके। तो यहाँ पे नोट डाल के बस एक फाइनल चीज लिख लो जो कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं तुम्हें। सो यहाँ पे लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट, of every element, of every element contains Na atoms, contains Na atoms of that element, Na atoms of that element। तो ग्राम एटॉमिक मास, सर एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। सर, वो मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ आर्गन लिख रहा है सर ऊपर, वो 40 ग्राम क्यों है 40 ग्राम क्यों है, सर? तो कैल्शियम का होता है 40 ग्राम तो। तुमने याद तो लास्ट क्लास अटेंड की थी, नहीं सर। ओके। तो याद नहीं किए 1 to 30 तक, मतलब तुमने याद नहीं किए होंगे 1 to 30 तक। आर्गन का भी 40 होता आर्गन है, का सर, आर्गन का भी, आर्गन का भी 40 होता है। आर्गन का 40 होता है। एटॉमिक नंबर 18 होता है, लेकिन सर मास का 40 होता है। हाँ, और याद कर लेना 1 to 30 सबके एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल्स, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके। तो ग्राम एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट में कितने, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट, उसमें कितने एटम्स होंगे, Na एटम्स होंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं पूछूं कि 40 ग्राम आर्गन है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, Na एटम्स होंगे, ऑब्वियसली 1 मोल एटम्स होंगे। अगर मैं पूछूं 24 ग्राम में कितने एटम्स होंगे मैग्नीशियम के, तो कितने एटम्स होंगे, Na एटम्स होंगे, मींस 1 मोल एटम्स होंगे, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुमसे पूछूं, एग्जांपल के लिए पूछूं मैं तुमसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन या 14 ग्राम ऑफ सल्फर, तो सॉरी 14 क्यों लिख रहा हूँ, 32 ग्राम ऑफ सल्फर है मेरे पास, जैसे 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स होंगे भाई, Na एटम्स होंगे, सर
Na एटम्स होंगे सल्फर के। क्यों Na एटम्स होंगे? बिकॉज 32 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। तो किसी भी एलिमेंट का जितना ग्राम एटॉमिक मास होगा उतने मास में कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स होंगे। तो इस तरीके से हमें एक रिलेशन मिल गया मास और एटम्स में। यहां से हमें क्या हुआ? एक रिलेशन मिल गया मास और एटम्स में। क्या मास और एटम को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं? तो अगर मेरे को 32 ग्राम में पता है सल्फर में कि इतने एटम्स है, तो मैं किसी भी में निकाल सकता हूँ। मैं 10 ग्राम में निकाल सकता हूँ, मैं 100 ग्राम में निकाल सकता हूँ, मैं 200 ग्राम में निकाल सकता हूँ, मैं कितने भी ग्राम में निकाल सकता हूँ, जस्ट बाय जस्ट अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड लगा के सिंपल सा, जो तुम 5th 6th क्लास में लगाते थे, उसको लगा के मैं किसी भी ग्राम में निकाल सकता हूँ कितने एटम्स है। या इसका उल्टा भी कर सकता हूँ कि अगर मेरे को एटम्स पता है कि इतने हैं, मेरे को एटम्स पता है, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि 1 मिलियन एटम्स हैं सल्फर के, 1 मिलियन एटम्स, दैट मींस 10⁶ एटम्स है सल्फर के, तो बताओ उसका मास कितना होगा? वो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें एक लिंक मिल चुका है, नंबर ऑफ एटम्स और मास के बीच में एक लिंक मिल चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राम एटॉमिक मास। समझ के बात को? बोलो, व्हाट इट? यस सर। ऑल क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लो एक बार सब लोग। सर हाँ बोलो। सर प्रॉब्लम ये थी कि कल मैंने न्यू स्टूडेंट हूँ, तो कल मैंने नई क्लास ली थी सर, उसमें IUPAC नेमिंग पढ़ाई थी। ओके तो सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, सर ये फिजिकल केमिस्ट्री का है या ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है? ओके ओके, मैं बताता हूँ। तुमने कल आई थिंक फर्स्ट क्लास अटेंड की होगी, तो यस सर। टाइम टेबल में दो नाम लिखे होंगे, एक VMJ करके लिखा होगा, एक VNH लिखा होगा। तो जब VMJ सर की क्लास होगी, विच इज मी, तो मैं लूंगा फिजिकल केमिस्ट्री, मैं ले रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, और वो लेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, VNH सर। ठीक है, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लेंगे, मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सर तो कॉपी सेपरेट बनेगी सर उनकी? या बिल्कुल सेपरेट बनेगी। इकट्ठी बनाओगे तो बिल्कुल होच पोच हो जाएगा, तो और बिल्कुल तुम्हारे लिए मुश्किल रहेगी। तो ऑर्गेनिक की कॉपी अलग लगाओ, मतलब ऐसा करो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की अलग लगा लो और फिजिकल की अलग लगा लो। ठीक है, तो फिजिकल का जब जब फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर है, तो तब वो वाली कॉपी में लिखना है जो भी करना है। तो तुमने फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, ठीक है, तो वो मैं लिंक भेज दूंगा वीडियो का, वो भी देख लेना, उसके भी नोट्स बना लेना। ठीक है, और ये सेकंड लेक्चर है फिजिकल केमिस्ट्री ओके का। सर। और वो ओके जो सर। वो ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेक्चर होगा, जो जिसमें सर ने IUPAC पढ़ाया होगा। तो ठीक है, ठीक। एक्सक्यूज मी सर। या बोलो। हाँ मतलब अगर हम ये देखें जो भी हमने पढ़ा है कंसेप्ट, तो इसके अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट में सेम होंगे। नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट में सेम होंगे, बट मास अलग अलग होगा ना भाई। अगर देखो, मैग्नीशियम के 24 ग्राम में Na एटम्स हैं, तो नाइट्रोजन के तो 14 ग्राम में Na एटम्स होंगे ना। समझ रहे हो बात को? और कार्बन के 12 ग्राम में Na एटम्स हैं। ऐसे ही लिथियम के 7 ग्राम में Na एटम्स हैं, आयरन के 56 ग्राम में Na एटम्स हैं। तो हर एक में सेम कहाँ है एटम्स? ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको कॉपर दे दिया 63.5 ग्राम, आपको 63.5 ग्राम कॉपर दिया, और आपको 108 ग्राम सिल्वर दिया। तो 108 ग्राम सिल्वर में भी Na एटम्स हैं, और 63.5 ग्राम कॉपर में भी Na एटम्स है। पर क्या अगर मैं आपको 108 ग्राम कॉपर दूं और 108 ग्राम सिल्वर दूं, तो क्या दोनों में अब सेम एटम्स है? क्या इस सिचुएशन में क्या दोनों में सेम एटम्स है? बोलो। नो सर। नो सर। हाँ, तो नो इस सर। सिचुएशन में मास का दोनों, डिफरेंस है। हाँ, मास का डिफरेंस है, तो ये चीज है। ठीक है, समझ गए भाई, जिसने डाउट पूछा था? सर फिर अगर 32 ग्राम सल्फर से कम अगर सल्फर मिले तो सर?
ओके 32 ग्राम और सल्फर से कम सल्फर पीले, तो अभी एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लिख लिया इतना? क्वेश्चन करें एक? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो Yes, अभी sir. अभी इन्होंने डाउट पूछा है तो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स present in present in 16 ग्राम ऑफ सल्फर। ये क्वेश्चन है सिंपल सा। हमारे पास 16 ग्राम सल्फर में सल्फर है, उसमें बताना है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। बताओ भाई कितने सर हो होंगे? गया कितने हैं? सर सर 3.011 into 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो सिंपली देखो हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैं समझा दूं इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है कि हमें मास दे रखा है कि इतना मास है, उसमें बताने हैं नंबर ऑफ एटम्स, या फिर हमें नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं उसमें मास पूछा है। तो हमें कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को? हमें सिंपल सा पहले लिंक लिंक ढूंढ लेना है कि मास और एटम्स में लिंक क्या है। तो हमें पता है लिंक, हमें लिंक क्या पता है कि 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ सल्फर अगर होगा तो उसमें कितने एटम्स होते हैं सल्फर के? Na एटम्स होते हैं सल्फर, उसमें कितने एटम्स होते हैं सल्फर के? Na एटम्स। और उसका मास कितना होता है? 32 ग्राम। 1 मोल सल्फर का मास कितना होता है? 32 ग्राम होता है। उसमें एटम्स कितने होते हैं? Na एटम्स होते हैं। यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा हमें। क्या लिंक मिला कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स हैं भाई? Na एटम्स है। ठीक है, और हमें निकालने के लिए कितने में बोला है? 16 ग्राम में। तो ये तुम यूनिटरी मेथड लगाओगे सिंपल सा, पहले 1 ग्राम में निकाल लो। तो 1 ग्राम में निकालोगे तो क्या हो जाएगा? Na/32। और फिर हमें निकालने के लिए बोला है 16 ग्राम में। तो 16 ग्राम में क्या करेंगे? Na/32 इंटू 16। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या आ जाएगा? Na/2। तो यहाँ तो आंसर सीधा Na/2 एटम्स बोल दो, बट अगर ऑप्शन में इस तरह से नहीं गिवन है तो Na की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 6.023 इंटू 10⁻23/2। 6.023 को न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 6 मान लिया करो। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 लेके सॉल्व कर दिया करो तो 2 3 6 हो जाएगा। तो सिंपली आंसर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻23 एटम्स अप्रोक्सीमेटली। तो 16 सर ग्राम ऑफ, जीरो। मैंने सर 6.023 को अप्रोक्सीमेटली 6 ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैं अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? इस तरह से करना है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। तो अब डाउट क्लियर होगा कि 32 ग्राम से कम होगा तो क्या दिक्कत है? एटम्स कम हो जाएंगे और क्या है। अगर 32 ग्राम से कम हो गया मास तो एटम्स कम हो जाएंगे। 1 ग्राम में भी निकाल सकते हो, उसमें क्या है? तुम 1 ग्राम में भी निकाल सकते थे। 1 ग्राम में कितने आ जाते हैं? Na/32। समझ रहे हो बात को? तो कम हो गया मास तो उसमें क्या है? हमें बस एक लिंक पता चल गया। 1 मोल की डेफिनेशन से हमें एक लिंक पता चल गया बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स एंड द मास। ठीक है, वो लिंक हमें पता चल। गॉट इट? बोलो भाई, समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 10 मिलियन 10 मिलियन atoms of magnesium? What is the mass of 10 million atoms of magnesium? करो इसका क्वेश्चन।
हो गया सर। हो गया? क्या आंसर है? 6.023 into 10 raised to the power 30। ओके, तो देखो मास निकालना था 10 मिलियन एटम्स का, हो गया सर। ठीक है, 10 मिलियन एटम्स का मास निकालना था। तो फिर से देखो 1 मोल की डेफिनेशन, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में लिंक फिर से डेवलप करो। लिंक क्या था? Na एटम्स और 24 ग्राम। लिंक मिल गया, तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि Na एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का, Na एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का कितना मास है भाई? 24 ग्राम मास है। Na एटम्स का पता है, निकालना कितना है? 10 मिलियन। 10 मिलियन का क्या मतलब हुआ? मिलियन का क्या मतलब होता है? 10⁻6। तो 10 मिलियन का क्या हो जाएगा? 10⁻7 एटम्स। तो 10⁻7 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का मास निकालना है, तो क्या करोगे? 24/Na इंटू 10⁻7, यूनिटरी मेथड ऐसे लगाते हो। अब यहाँ पे Na की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या करोगे? Na की वैल्यू पुट कर दोगे, तो Na की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको अप्रोक्सीमेटली फिर से 6 ले लो, 6 4 जा 24, और 10⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 10⁻23 ऊपर जाएगा तो 10⁻−23 हो जाएगा। 10⁻−23 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻−23। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 23 में से 7 माइनस करना पड़ेगा ना अभी तुम्हें, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा? -16 आ जाएगा। -16 आ जाएगा। 30 किसने बोला था भाई? 30 वाला बंदा कौन था वो? सर वो मैंने पार्टिकल निकाल लिए थे गलती से। पार्टिकल्स निकाल लिए थे? वो मैंने ये माइनस नहीं लगाया था 23 में, तो वो गलत हो गया था। माइनस नहीं लगाया था, तो इस बात का ध्यान रखना है, माइनस प्लस का, ठीक है? समझ में आए? इतना ये आंसर कितने बंदों का आया था? हैंड रेस करना। ये डिट्टो आंसर कितने बंदों का आ गया था? अनुष्का, अजय, ईमानदारी से बोलना, ऐसे नहीं सब बोलते जा रहे। ओके, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है भाई, बढ़िया, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे अभी इसके इसके रिलेटेड, बट एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, तो इसको मिटा दूं आई थिंक। तो सर हाँ, सर जैसे अगर कोई सर लेक्चर मैंने सेकंड लिया है तो पहले वो हो जाए और पहला बाद में हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी ये लेक्चर अटेंड करने के बाद तुम एक बार उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? सर उसके नोट्स बाद में होंगे इसके, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, वो ठीक है, वो इतना तुम कर लोगे अंडरस्टैंड, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तुम्हें तो पता ही है ना, इतना तो संभाल लोगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक? नेक्स्ट अब टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो जैसे ग्राम एटॉमिक मास वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आई थिंक अगर ग्राम एटॉमिक मास समझ आ गया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या सिंपली सी डेफिनेशन लिखेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो जैसे हमने क्या किया था, ग्राम एटॉमिक मास में हमने क्या किया था? आरएम के आगे क्या लगा दिया था? ग्राम लगा दिया था। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या करेंगे? आरएम के आगे हम क्या लगा, सॉरी, आरएमएम के आगे, विच इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये दो जो आज स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये दो टर्म्स उनके लिए नहीं हो सकती हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है? इसके आगे क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे, ठीक है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, समझ गए सिंपली? तो इसमें भी सिंपल सी एग्जांपल्स करूं, अगर सिंपल सी एग्जांपल पूछूं तुमसे कि बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो बताओ कितना होगा? 16 नहीं, 32 ग्राम। 32 ग्राम्स। ठीक है, ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ तुमसे CO2 पूछूं तो कितना हो जाएगा? कम ऑन, जल्दी।
44 44 ग्राम 44 ग्राम 44 ग्राम। इसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर का वेट कितना होगा? 18 ग्राम। या 18 ग्राम। 18 ग्राम। फिर से पूछूं 1 मोल ऑफ N2 का वेट कितना होगा? 28 ग्राम। 28 ग्राम। 28 grams. वेरी गुड, 28 ग्राम। ठीक है, और इसमें भी अब यही लिंक हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर वाली चीज थी, 1 मोल ऑफ वाटर में का मास 18 ग्राम होगा और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.023 या फिर Na एंटिटीज। तो अब उन एंटिटीज में कुछ भी आ सकता है, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो उन एंटिटीज की जगह पे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम्स आ जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, अगर प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स आ जाएंगे, और अगर आयंस की बात कर रहे हैं तो आयंस आ जाएंगे। सिंपल सी चीज है। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मींस Na मॉलिक्यूल्स, और उसका मास कितना? 18 का। इस तरह से अगर मैं पूछूं 1 मोल ऑफ फॉर एग्जांपल NO2, 1 मोल ऑफ NO2, तो मास कितना? बोलो जल्दी। 46 46 ग्राम। 46 ग्राम। 46 ग्राम। 32 तो ये हो गया, प्लस 14, 46। ठीक है, तो 46 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स? यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2. NO2। समझ गए? गॉट इट? Yes sir. अब यहाँ पे एक फाइनल टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन, फ्लोरीन और फास्फोरस। नाइट्रोजन के लिए जो मॉलिक्यूल वाली टर्म ले रहा हूँ वो N2 ले रहा हूँ, फ्लोरीन के लिए F2 ले रहा हूँ, और फास्फोरस के लिए P4 ले रहा हूँ। ठीक है, ये समझ आएगा इसका मतलब क्या है तुम्हें। पहले तो Rm लिखोगे, फिर RMM। जब मॉलिक्यूलर वाली टर्म लिखोगे ना, जैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो तब ये मॉलिक्यूल वाला यूज करना। ठीक है, ये मॉलिक्यूल वाला। जब एटम की बात करें, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास, तब ये इस एटम को यूज करना। ठीक है, तो एटॉमिक मास, फिर यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया ग्राम एटॉमिक मास, और फाइनली ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इन सभी टर्म्स को फिल करना है। एक कर देता हूँ, बाकी तुम करो। जैसे नाइट्रोजन के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? 14। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास N2 के लिए कितना हो जाएगा? 28। एटॉमिक मास 14 AMU, मॉलिक्यूलर मास 28 AMU। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम, और ये 28 ग्राम। ठीक है भाई, बाकी दोनों करो जल्दी से। बाकी दोनों करो। हो गए सर। ओके, तो इसके लिए 19, ये 38, 38. फिर 19 AMU, 38 AMU, 19 ग्राम एंड 38 ग्राम। ठीक है, फाइनली इसके लिए फॉस्फोरस के लिए होता है 31। ये क्या आ जाएगा? 124, 31 AMU, 124 AMU। यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, 19 AMU, 124 AMU, फिर 31 ग्राम, 124 ग्राम। समझ गए भाई सब लोग? अब ये सब टर्म्स में तुम्हें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। Yes, व्हाट sir. इज
RAM, what is RMM, what is Sir? AM, what is MM, what is GM, what is, हाँ बोलो। सर प्रॉब्लम ये है कि सर जैसे RAM में तो सर N और F और P के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, या और सर RMM में सर N2 F2 और P4। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर मतलब एक जैसे क्यों नहीं कर रहे सर? एक जैसे क्यों नहीं कर रहे? हम रिलेटिव एटॉमिक मास किसी मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन ही नहीं कर सकते। दैट इज एटॉमिक टर्म ही एटॉमिक मास के लिए है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास तो ओके एटम सर। के लिए डिफाइन करते हैं, और वैसे सर जो मॉलिक्यूल वाला मॉलिक्यूल के लिए मॉल होता के है। लिए, मॉलिक्यूल के लिए होता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के लिए लिख रहे हैं, एटॉमिक मास वाले को एटॉमिक एटम के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ओके सर, गॉट सर, आई हैव गॉट इट। ओके गुड। ठीक है भाई, तो यहाँ तक लिखो, फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ठीक है, आई थिंक लिख लिया होगा यहाँ तक सबने, क्या लिखना है? यस सर। ओके गुड, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन लिखो सिंपल सा। Calculate the number of molecules present in 5 gram of water. Calculate the number of molecules in 5 gram of water. करो, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। Find the weight of find the weight of find the weight of 8.8 sorry 8.8 into 10 is per 12 molecules of CO2. करो ये दोनों क्वेश्चंस। सर पहला हो गया। दूसरा पहला भी हो गया सर। दूसरा भी कर लो, फिर डिस्कस करते हैं दोनों को। सर हो गया सेकंड वाला हो गया, चलो ठीक है। चलो आंसर्स तो मेरे को भी नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं एक बार सॉल्व मिलके, लेट्स सॉल्व टुगेदर। तो अब इसमें फिर से वही लिंक पहले लिंक गैदर करो। लिंक क्या था कि 1 मोल ऑफ वाटर को किसके इक्वल कर सकते हो? Na मॉलिक्यूल्स के, और साथ ही साथ किसके इक्वल कर सकते हो? मास के, विच इज 18 ग्राम। यहाँ पे हमें सिंपल सा पता है कि 18 ग्राम और वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें क्या पता करना है? 5 ग्राम वाटर में वो किसके इक्वल आएगा? Na/18 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 18 इंटू 5। इसको 6 मान लो तो 6 3 18 हो जाएगा। 5/3
5/3 तुम्हारा आ जाएगा, पॉइंट्स में कितना आ जाएगा, सर 1.66 1.66 1.66, तो 1.66 इंटू 10⁻23। ये आंसर आ गया था सबका? यही है सर। यस सर वेरी यस सर यही है। सर Great. यही है। ग्रेट, वेरी गुड। दूसरा भी देख लेते हैं फिर। दूसरे में वही चीज करेंगे हम। 1 मोल ऑफ CO2, मास कितना, 44 ग्राम, मॉलिक्यूल्स कितने, Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब हमें मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट पता है, कितना है, 44। 44 निकालना कितने का है, 8.8 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 44 डिवाइड बाय 6 ही लिख देते हैं इसको, इंटू 8.8 इंटू 10⁻23। अब ये अजीब सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। 40 10 सर वो टू पावर 8.8 इंटू 12 है। 10⁻12 है सर वो। क्या 12 है? अच्छा सॉरी सॉरी, 8.8 इंटू 10 ओके ओके सॉरी सर, 12 ओके। 44 को 8.8 से मल्टीप्लाई करके एंड देन डिवाइड बाय 6 करके तुम्हारा आ रहा है 64.53। तो 64.53 ये ऊपर जाएगा, तो 23 मतलब 8 और 3 11, मतलब 10⁻−11। यार इसको ऐसे लिख लो, 6.45, 3 भी लिखना है तो लिख लो, इंटू 10⁻−10। सही है, ये आंसर आ रहा है सबका? सर मेरा आ रहा था 6.4 से वो 645.33 इंटू 10⁻−12। सेम ही है ना बात तो? सेम है वो, सेम है वो। बात सेम है ना। पर ज्यादातर मैं बता दूं, जो ऑप्शंस होते हैं ना वो इस फॉर्मेट में होते हैं। वन मतलब पॉइंट जो है वो एक 1 डेसिमल प्लेस पे हो जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में होते हैं ज्यादातर जो ऑप्शंस में आंसर दे रखे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आंसर इसी फॉर्मेट में फाइंड करने की कोशिश किया करो, ठीक है। ओके सर, ओके सर। क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को इन दोनों क्वेश्चंस में? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, क्वेश्चन ही है। मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते ही तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। सर एक बार और पिछले वाला पेज। हाँ, एक सेकेंड। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखते ही तुम आंसर फाइंड आउट करना स्टार्ट करोगे, और जैसे ही जो भी आंसर फाइंड कर लेगा वो चैट बॉक्स पे आंसर लिखेगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा चैट बॉक्स पे सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट आंसर कौन देता है, मतलब पहले और सबसे मतलब सही भी। ऐसा नहीं है कि पहले देके गलत हो जाए, वो तो गलत ही है फिर। सबसे पहले किसका आता है और एक्यूरेटली कौन देता है, ठीक है। तो इस तरह से एक एक्टिविटी करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, करें? चलो, लिखना तो नहीं है ये अभी किसने? नहीं सर हो गया। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई, डिटरमिन चार्ज ऑन 2 moles of magnesium 2 positive ions, 2 moles of magnesium 2 positive ion, और आंसर कूलम्स में निकालना, ठीक है। कूलम्स में निकालना आंसर। चार्ज फाइंड करना है 2 moles of magnesium 2 positive ion में। करो जल्दी से, जो जिसका आंसर आता है चैट बॉक्स पे लिखो।
जैसे ही आंसर फाइंड कर लो चैट बॉक्स पे लिख देना, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ, ठीक है। ओके, वी गॉट द फर्स्ट 19.2 into 10 is power 4, ओके। 264 into 10 is power 4, ओके। ठीक है, सर लिखते 6 जाओ। को राउंड ऑफ कर दिया था, 6.022 को राउंड ऑफ कर दिया था मैंने, 6 हो दिया। ठीक है, चलेगा। 7.68, ठीक है। सबका अलग अलग आ रहा है, इंटरेस्टिंग होगा देखना किसका सही है। कर लो एक बार सब, फिर मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है। आंसर मेरे को भी नहीं पता, सॉल्व करेंगे मिलके। बस, और किसी ने आंसर देना है? ओके ओके, दो सिमिलर आंसर्स वी गॉट। सर मेरे को अपने आंसर में थोड़ा सा करेक्शन करना है, कर दूं? यू कैन, बट वो वैलिड नहीं होगा, कर दो वैसे, बट मैं उसको अब मानूंगा नहीं, मतलब उस हिसाब से वो कर दो, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो सेकंड में जो पोजीशन रहेगी, मतलब अब वो मैं सीक्वेंस वाइज उसको कंसिडर करूंगा सेकंड वाले को फिर। ठीक है, काफी आंसर्स हमें मिल गए हैं। ठीक है, ज्यादा बार जो आंसर आया है 7.68, 3 बार आ गया है 7.68, ओके। तो अगर 7.68 वाला आंसर है तो फिर हमारा जो विनर रहेगा इस एक्टिविटी का, दैट इज गोइंग टू बी ऋतिक चौधरी। बट देखते हैं ये आंसर सही भी है या नहीं है। तो अनदर 1 मिनट, फिर हम इस एक्टिविटी को बंद कर रहे हैं, फिर आंसर देखेंगे कौन सा है, ठीक है। 1 मिनट और है तुम्हारे पास, जिसको और किसी को टाइप करना है आंसर। 1 मिनट और है, ओके। ओके चलो भाई, एक्टिविटी खत्म। अब देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। एक सिंपल सी अगर चीज पूछूं मैं तुम्हें, एक Mg2 पॉजिटिव आयन में, एक Mg2 पॉजिटिव आयन पे कितना चार्ज होगा? तो बता सकता है एक Mg2 पॉजिटिव आयन पे कितना चार्ज होगा? इतना बोल सकता हूँ क्या? देखना दे, क्योंकि अब अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है मैं बता देता हूँ कैसे। मैग्नीशियम, मान लो मैग्नीशियम एटम है, तो मैग्नीशियम एटम में क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन से 12 प्रोटॉन है। एक मैग्नीशियम एटम में क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है, ठीक है। 12, एक इलेक्ट्रॉन पे भी कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हुआ क्या, जब ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन बना तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, हमारे पास 2 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा बच जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, हमारे पास 2 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा बच जाएगा, और वो चार्ज किसके इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 को। तो इतना समझ आया कि एक मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन पे कितना चार्ज है, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। व्हाट इट, यहां तक बोलो। यस Yes. सर। Okay. ठीक। अब
2 मोल्स ऑफ, हमारे पास कितने थे, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। तो 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन में कितने मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन होंगे, 2 × 6.023 × 10⁻23 मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस। मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली ले लें तो 18 ले लेते हैं, ठीक है। तो 18 सॉरी 12 सॉरी 12 6 2 से 12 होगा। 12 × 10⁻23 मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस, सही है। तो अब इतने आयंस है मेरे पास टोटल इतने आयंस हैं और एक मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन पे इतना चार्ज है। मेरे पास टोटल इतने आयंस हैं और एक मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन पे इतना चार्ज है। तो टोटल अब चार्ज निकालूंगा, अगर टोटल चार्ज ऑन 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, तो वो कितना आएगा, 12 × 10⁻23 × 3.2 × 10⁻⁻19। तो 12 × 3.2 करेंगे तो आएगा मेरा 38.4 × 10⁻23 19 मतलब 10⁻4 बनेगा। तो 38 या इसको इस तरह से लिखना होगा तो क्या आएगा, 3.84 × 10⁻5 कूलम्स। बोलो इसमें कोई डाउट या मैंने कोई गलती की हो, इसमें कोई डाउट और मैंने कोई गलती की हुई। अब देखते हैं चैट बॉक्स पे किसका आंसर सही था, चैट बॉक्स पे देखते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। शशांक का गलत, कुशाग्र का गलत, ऋतिक, ईशान, ऋतिक गलत and we got the answer from Tushar Chaudhary. Very good, 3.84 × 10⁻5. Very good Tushar. और आई थिंक सिर्फ और सिर्फ तुषार नहीं सही आंसर दिया है। वेरी गुड, सो वी हैव ए विनर हियर, तुषार चौधरी। ठीक है तुषार, वेरी गुड। बाकी को समझ आया उन्होंने क्या गलती की? थैंक यू। यस सर। ठीक है, अच्छा तो इस तरह की एक्टिविटी हम डेली जरूर एक करांगे, एक जरूर एक्टिविटी होगी हर एक लेक्चर में, इस तरह की एक्टिविटी जरूर होगी। तो तुम्हें डेली कोशिश करनी है कि आज मेरे को एटलीस्ट, अब इसमें तो एक ही पोजीशन आई, दैट इज तुषार, बाकी सबका आंसर ही गलत था। नहीं तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मिलेंगे, किसी एक्टिविटी में हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मिलेंगे, बट इसमें तो एक ही था, फर्स्ट ही था और वही उसका आंसर सही था। ठीक है, पर आगे ट्राई करो कि मेरे को मतलब टॉप 3 में आना है या मेरे को फर्स्ट आना है, तो ये तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें लेक्चर को ध्यान से अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लेक्चर चल रहा होगा उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। और कुछ पीछे का भी तो तुम्हारी रिवीजन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पीछे का जो कवर हो चुके होंगे लेक्चर, उसका भी कोई कंसेप्ट कोई यूज हो सकता है। ठीक है भाई, चलो बढ़े आगे। यस ओके ठीक। सर ये इस क्वेश्चन की सर पहली लाइन नहीं समझ में आई सर। फर्स्ट लाइन नहीं समझ आई, मतलब ये वाली? यस सर। ओके, इसको मैं फिर से समझाता हूँ। देखो इमेजिन एक मेरे पास मैग्नीशियम का एटम है जो न्यूट्रल है, ठीक है, विच इज न्यूट्रल। अब कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 12 प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, विच इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये न्यूट्रल होता है ओवरऑल। बट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन में क्या हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन्स है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन जो बचे, इसकी वजह से ही तो चार्ज क्रिएट होगा इस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन पे। तो वो चार्ज कितना है, 2 प्रोटॉन्स के चार्ज के इक्वल। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 2 प्रोटॉन्स पे कितना हो जाएगा, इतना 2 × 10। सर आ गया समझ में। आ गया समझ में? ओके सर हाँ, Mg2 होगा तो सर मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा ना? Mg2 होगा तो मैग्नीट्यूड इतना ही तो होगा, बस हाँ चार्ज नेगेटिव में हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो, पर Mg2- आयन ऐसा नेचर में आयन देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती है रेदर देन गेनिंग।
बट हाँ अगर होगा तो चार्ज इतना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगर एटम न्यूट्रल हो और हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो तो? कौन बोलेगा तुम्हें न्यूट्रल एटम में चार्ज कैलकुलेट करने के लिए? वो जीरो ही होगा। ठीक है, न्यूट्रल में थोड़ी कोई कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। हाँ वो ऐसा बोल सकता है कि इस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका चार्ज बता दो मेरे को, पर वो ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ इसका चार्ज बता दो। अब इसका क्या मतलब एटम का चार्ज बता दो, या तो वो आयन की फॉर्म में हो, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, वो आयन हो, उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रखा हो, या फिर वो स्पेशली बोले कि हाँ इस न्यूट्रल एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका टोटल चार्ज बता दो। हाँ ऐसा बोल सकता है वो। ठीक है, अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कैलकुलेट द total charge calculate the total charge on 1 mole of electrons on 1 mole of electrons। करो इस क्वेश्चन को। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है? और एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन और कैलकुलेट द मास सर ऑफ। 9.6 into 10 to the power 4। ओके ओके सर हो गया। हो गया ना। तो इसमें सिंपली क्या करना था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो चार्ज टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? टोटल चार्ज जो आ जाएगा Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इतने इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा वो मैं अप्रोक्सीमेटली तुम्हें बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 96500 कूलम्स। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 96500 कूलम। और ये इसी को हम बोल देते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे, 1 फैराडे। ठीक है, तो 1 फैराडे के 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम। 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम, या फिर 1 फैराडे का मतलब तुम क्या बोल सकते हो? द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1 फैराडे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 96500 कूलम। ये याद रख सकते हो अगर रखनी हो तो। ठीक है, सर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो माइनस में होते हैं ना, हाँ वो ये मैं -1.6। मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा हूँ, माइनस, ये ऑब्वियसली आंसर माइनस में आएगा। ये मैं मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा हूँ, जस्ट 1 फैराडे का मतलब। ठीक है, ओके कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस। करो इस क्वेश्चन को भी, और एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सर स्क्रीन नहीं आ रही। क्या हो गया? स्क्रीन नहीं दिख रही? सेकंड वाले का 31 ग्राम आया। 31 ग्राम, लेट मी चेक। पहले ये क्वेश्चन लिखने के बाद, Yes. देन डिटरमिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम। सेकंड का आंसर क्या है सर? हाँ बता रहा हूँ, जस्ट एक सेकंड दे दो। ओके, तो यहाँ पे क्या था? कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स का, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस का मास निकालना था, कितना होता है 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस का। अगर तुम्हें सिंपली बताऊं मैं,
सर 31 ग्राम है। 31 आर। कितना हो जाएगा? 31 ग्राम। ठीक है भाई, सिंपली सर वो लास्ट वाले का 0.6 इंटू 10⁻², हीलियम एटम वाले का। हीलियम एटम वाले का निकाल दिया। ओके, वेरी गुड। ओके, तो हीलियम एटम वाले का सबने निकाल लिया ये वाला क्वेश्चन? नो सर। करो करो, सब लोग कर लो पहले। हाँ भाई, हो गया ये वाला क्वेश्चन या नहीं? या सर हो गया। क्या आंसर आया? हो गया। 60 60 मोल्स। वेरी गुड, 60 या 60। या ओके, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, हमारे पास इतने एटम्स थे हीलियम के, क्लोज कंटेनर में बताना था मोल्स कितने हैं। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ हीलियम की अगर बात करूं तो उसमें कितने एटम्स होते हैं? Na एटम्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तुम ये बोलो कि Na एटम्स में 1 मोल है हीलियम का, हमें निकालने के लिए बोला है 3.6 इंटू 10⁵। तो ये क्या आ जाएगा? 1/Na इंटू 3.6 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 60 मोल्स। 60 मोल्स। 60 मोल्स। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला क्या है? वैसे तो ये वाला जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, और एक हम चैप्टर करेंगे मोल कंसेप्ट, इन दोनों चैप्टर में हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली यूनिटरी मेथड से सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी इसके लिए याद रखना हो तो कभी भी हमें पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? कभी भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एनीथिंग, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड कर देना, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को विच कैन बी मॉलिक्यूल, एटम और आयन, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड कर देना, हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे भी तो हमने यही किया, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, जो गिवन पार्टिकल्स थे, उसको Na से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह तुम गिवन पार्टिकल्स लिख लो, मतलब जो तुम्हें गिवन पार्टिकल्स होंगे उसको डिवाइड कर दो Na से, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस चीज को लिख लेना। ओके सर एक फॉर्मूला ये भी डाल सर, क्या क्या? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? सर, जो हेलो नंबर ऑफ सर, मोल्स आवाज होता है आ उसका रही ये है? फॉर्मूला भी तो होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। या वो भी होता है, उसको भी बताऊंगा मैं, उसको छोड़ थोड़ी दूंगा। सर हाँ होता है, उसको भी बताऊंगा, उसको छोड़ थोड़ी दूंगा उस फॉर्मूले को। आवाज आ रही है मेरी? ये नहीं आ रही भाई? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जैसे आ रहा। ओके, आ रही है। तो मैं बोल रहा हूँ वो भी फॉर्मूला होता है, वो भी बताऊंगा वन बाय वन करके। इन पे पेशेंस रखो, सब फॉर्मूले सब कुछ आएगा, ठीक है। चलो भाई, तो लिख लो यहाँ तक, फिर हम एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसका। कर लिया, लिख लिया इतना यहाँ तक? क्वेश्चन करें एक और? चलो यस। क्वेश्चन लिखो।
find the number of atoms, find the number of atoms present in 124 AMU of phosphorus. करो इस क्वेश्चन को। सर 24 into 10 to 10 raised to power 23. ओके, बाकी लोग भी कर लो। यस सर। सेम आंसर आ रहा है? यस सर। एनीबॉडी जिसका कुछ अलग आंसर आ रहा हो? किसी का अलग नहीं आ रहा, सबका सेम आ रहा है? ओके, अब देखो ध्यान से। तुमने क्या क्या किया होगा इस क्वेश्चन में? 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस। अब 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस किसके इक्वल होता है? 31 ग्राम। और कितने एटम्स के इक्वल? Na एटम्स के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? 124 AMU। यहाँ पे ग्राम कहाँ दिखा है? यहाँ पे तो AMU है ना, यहाँ पे ग्राम तो नहीं है, यहाँ पे क्या है? AMU है। इस बात का ध्यान रहे। मोल की डेफिनेशन में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? 31 ग्राम में Na एटम्स होते हैं, और फिर तुमने 124 ग्राम में निकाल दिए होंगे, तुमने तो ऐसे आंसर निकाल दिया होगा। बट यहाँ पे तो 124 AMU बोला है। AMU तो बहुत छोटा होता है भाई, AMU तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो -24 ग्राम में इतने एटम्स हो सकते हैं? ये तो 31 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। मैंने क्वेश्चन में AMU बोला था, तो इस बात का ध्यान रहे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ग्राम में पूछा गया है क्या AMU में पूछा गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बोला था AMU। ठीक है, तो AMU में देखो। अब सिंपल सी मेरे को एक बात बताओ, एक फॉस्फोरस के एटम का वेट कितना होता है? एक फॉस्फोरस के एटम का वेट कितना होता है? 31 AMU। 31 AMU। तो 124 में 4 ही फॉस्फोरस के एटम होंगे, और कितने होंगे? 124 में तो 4 ही होंगे ना। सिंपली 124 को तुम 31 से डिवाइड ही तो करोगे, तो 4 फॉस्फोरस के एटम होंगे ना। तो AMU एक बहुत ही छोटा यूनिट है भाई। 31 AMU में एक फॉस्फोरस का एटम है, 62 AMU में 2 फॉस्फोरस के एटम होंगे, ऐसे 124 AMU में 4 ही फॉस्फोरस के एटम होंगे ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4, ओनली 4 आंसर आएगा यहाँ पे। इंटू 10⁻23 वाली गलती मत करना इसमें, क्योंकि वो ग्राम में होना चाहिए। ग्राम एक अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। ऑब्वियसली एटम बहुत छोटा है, तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, बट ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, इसमें कितने एटम्स होंगे? गिनती के एटम्स होंगे। ठीक है, समझे इस बात को? यस सर। ओके, यस सर। चलो आगे से इस बात का ध्यान रहे, गलती ना हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 5। सर इसका आंसर मेरा है 9360 into 10 raised to power 23. अच्छा, सबको ऐड कर दिया है। ठीक है, देखते चलो मैं अलग अलग पूछ रहा था वैसे। प्रोटॉन्स अलग बताओ, न्यूट्रॉन्स अलग बताओ, इलेक्ट्रॉन्स अलग बताओ। सब लोग कर लो एक बार। अब ये हो गया सॉल्व?
ठीक है, टाइम कम है, फिर नेक्स्ट क्लास भी है मेरी 6 बजे, तो एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखो पहले तो तुम एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में देख लो। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में अगर देखो तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में क्या, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। न्यूट्रॉन कोई होता नहीं है हाइड्रोजन में, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अगर ऑक्सीजन एटम में देखें तो ऑक्सीजन एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, बोलना जरा। 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो प्रोटॉन्स कितने आ गए, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में प्रोटॉन्स कितने आ गए, 2 यहाँ से 8 यहाँ से, तो 10 प्रोटॉन्स आ गए। 2 यहाँ से 8 यहाँ से 10 प्रोटॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, वो भी 10 आ गए। न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 8। न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 8। तो ये आए एक मॉलिक्यूल में। एक वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल हो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन होता नहीं है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम में तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो ये एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल में तो पता चल गया। तो अब 5 मोल ऑफ वाटर में, 5 मोल्स ऑफ वाटर में क्या होंगे, 5 Na मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। 5 Na मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो सिंपली क्या करो, सबको 5 Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 इंटू 5 Na, न्यूट्रॉन्स में 8 इंटू 5 Na और इलेक्ट्रॉन्स में 10 इंटू 5 Na। तो ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा 50 Na। ये कितना आ जाएगा 40 Na और ये कितना आ जाएगा 50 Na। तो 5 मोल ऑफ वाटर में प्रोटॉन्स कितने होंगे 50 Na की वैल्यू पुट कर सकते हो करना चाहो तो, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 40 Na और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 50 Na। एक मॉलिक्यूल में हमने फाइंड कर ली है, फिर उसको जितने मॉलिक्यूल्स थे 5 मोल ऑफ वाटर में उससे मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से हमें मिल गया आंसर। सर प्रोटॉन 3 into 10 to the power 26 है। ठीक है, वो Na की वैल्यू कर लेना पुट, उसमें कुछ नहीं है। Na में कई बार कैन आई लीव दिस क्लास सर? क्लास खत्म ही होगी है बस, अब लीव क्या करनी है, अब बस खत्म होगी क्लास। सर वो सामान आ गया ना सर, स्टडी मटेरियल सर ने भेजा है तो लेने जाना है। हाँ हाँ, मैं क्लास ही खत्म होगी अब, कर दो लीव, बस क्लास खत्म है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन सबको? यस सर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? यही आंसर है सर? हाँ यही आंसर है। Na की वैल्यू पुट करनी हो कर सकते हो, मतलब कई बार ऑप्शंस Na की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, तो मैंने Na रहने दिया, बाकी वैल्यूज पुट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सर। किसी को डाउट Thank हो you, तो sir. पूछ लो, अदरवाइज हम लीव कर रहे हैं आज की क्लास। ओके चलो सर ओवर करते हैं, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, तब तक के लिए बाय बाय। होमवर्क जो है वो इस लेक्चर को रिवाइज करोगे अच्छे से, और जिनका भी फर्स्ट लेक्चर छूटा हुआ है वो फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखेंगे, और फिर हो अगर फिर बाद में इस लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं वो चाहें तो, और फिर दोनों के नोट्स भी बना लेना और प्रॉपर्ली इन दोनों लेक्चर को रिवाइज करना। फिर होमवर्क में शीट का होमवर्क तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर से देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जो शीट का होमवर्क होगा, ठीक है। ओके चलो, ओके सर। ठीक है, चलो बाय बाय। अच्छा।